वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब आप आ गए हो मेरे चैनल पे। तो आज जिस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटेंस के बारे में। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को डाउनलोड कर लो। मतलब ये बुक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इंटरनेट पे फ्री मिलेगा। ये बुक का नाम क्या है? रेन एंड मार्टिन का इंग्लिश ग्रामर। ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो पहले आप इसको डाउनलोड कर दो और डाउनलोड करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हो थ्रू कंप्यूटर टैब या मोबाइल फ़ोन पे पीडीएफ फॉर्मेट पे आप इसको पढ़ सकते हो। इसके लिए पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आप डाउनलोड कर लो। वैसे स्कूल में तो आपके एक ग्रामर बुक चलती ही है, वो वर्क बुक वो कोई भी हो, पढ़ो। लेकिन इसको पढ़ो, इसको पढ़ोगे तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इंग्लिश में। तो आज हम एकदम फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। पहले जो चैप्टर है इसका वो है सेंटेंस। तो आओ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंटेंट है और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर 1 है द सेंटेंस। अब सेंटेंस हम किसे कहते हैं? व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो हम वहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज दिस वर्ड्स इन ग्रुप्स। और जब हम इस शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक ग्रुप में वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिटिल जैक हुमर सैट इन ए कॉर्नर। लिटिल जैक हुमर सैट इन ए कॉर्नर। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वर्ड का गुच्छा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस बनाता है उसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लिटिल जैक होमर सैट इन ए कॉर्नर, इसका मतलब ये जैक होमर एक इंसान का नाम है। और वो कैसा है? वो लिटिल है, छोटा है। तो छोटा मतलब जैक होमर जो है छोटा बच्चा है। सैट इन ए कॉर्नर, एक कोने पे बैठा हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिटिल जैक होमर सैट इन ए कॉर्नर, ये सारे वर्ड मिल के एक ग्रुप बनाया और वो मीनिंगफुल तरीके से एक दूसरे के बाद बैठा और बैठ के एक कंप्लीट सेंस मतलब पूरा एक मीनिंग आपके सामने ला रहा है। तो इसको आप बोलते हो सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये भी तो हमें जानने होंगे। तो यहाँ पर जितने प्रकार के सेंटेंस है वो मैं आपको बता दूं। पहला सेंटेंस आता है दोस विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शन। मतलब जो सेंटेंस स्टेटमेंट या असर्शन करता है। स्टेटमेंट या असर्शन का मतलब क्या है? मतलब जो सेंटेंस कुछ बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बारे में कुछ बता रहा है, उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस किस टाइप के होंगे और उसको क्या कहते हैं। लेकिन पहले आप जान लो किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो एक टाइप का सेंटेंस होता है जो किसी बारे में स्टेटमेंट देता है आपको, किसी बारे में कुछ बोलता है, वो है स्टेटमेंट्स और असर्शन। इसके बाद अब आ जाओ दोस्त विच आस्क क्वेश्चंस एज फैट डू यू लीव। दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है जो आपसे सवाल पूछता है। मतलब आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो, मतलब इस टाइप के सेंटेंस। और भी मतलब जिसमें सवाल पूछा जाता है, तो वो एक टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब तीसरा सेंटेंस आ जाओ दोस्त विच एक्सप्रेस कमेंट्स रिक्वेस्ट्स एंट्रीटीज एज बी क्वाइट हैव ए मर्सी अपॉन अस। मतलब क्या है कि कुछ टाइप के ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, तो कोई एंट्रीटीज, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये इस टाइप की कोई चीज़ें अगर करती है, किसी को विश करते हैं, तो इस टाइप के भी सेंटेंस होते हैं। जैसे शांत हो जाओ, हमारे ऊपर दया करो। और चौथा जो टाइप का सेंटेंस होता है जो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताते हैं। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितना ठंडा था। और शेम, कितनी शेम की बात है। तो मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हुर्रे वी हैव वोन द मैच, तो इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। आप देखो यहाँ पर नोट कर लो, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एक क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा आपकी जो कुछ सडन इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है, उसको बताया जाता है यहाँ पर। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अब हम आपको बताएंगे, अभी तक तो हम बता रहे थे कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, लेकिन
अब जो हमें बताएंगे कि उस तरीके के सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आओ चलो हम देखते हैं एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को हमने क्या नाम दिया है, आज उसके बारे में चर्चा करें। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence। मतलब कोई भी सेंटेंस जो कि कोई वक्तव्य को पेश कर रहा हो उसे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। कुछ चीज़ें डिक्लेयर करे हो, घोषणा कर रहा हो, या कुछ चीज़ के बारे में कोई कुछ बता रहा हो। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इसे हम जनरली असर्टिव सेंटेंस के नाम पे ही जानते हैं, हम डिक्लेरेटिव नाम नहीं जानते। तो जो चीज़ हम नहीं जानते, जनरली प्रचलित नहीं है, उसको तो आप याद ही रखना। याद रखना इसलिए क्योंकि वही आपके जीवन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे आपको मान लो सेंटेंस कुछ एग्जाम्पल दे दिए कुछ सेंटेंस के, तो उसमें बताएगा आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है बताओ। तो आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप कैसे पता होगा, आपको तो पता ही नहीं डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते किसे है, और कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में गलत कर दोगे। इसलिए जो कुछ नया सीखने को मिल रहा है उसे बहुत ध्यान से सीखो ताकि वो आपको याद रहे, क्योंकि जो जानना है वो तो आप जानते हो। असर्टिव सेंटेंस तो आप जानते ही हो, जनरली बच्चे जानते हो, लेकिन डिक्लेरेटिव ये नाम नहीं सुना है तो ये गलत हो सकता है। अब चलते हैं आगे की ओर। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence। मतलब जो सेंटेंस कोई सवाल पूछता है, जिस सेंटेंस के द्वारा ऐसा लगता है कि कोई सवाल पूछा जा रहा है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब सवाल पूछने वाला सेंटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ो। A sentence that expresses a command or an entity is called an imperative sentence। जिस सेंटेंस के द्वारा कोई कमांड या कोई एंटिटी रिक्वेस्ट कहना या किसी को कुछ विश करना, किसी के लिए कुछ प्रे करना, ऐसे एंटिटीज रहते हैं, इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, कहीं कहीं आप देखोगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है और उसके साथ ऐसे लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन कोई कोई इस ऑप्टेटिव को इम्पेरेटिव के साथ ही जोड़ के देखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण, इसका कारण यह है कि जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसके द्वारा आप प्रे कर सकते हो किसी के लिए, या आप विश कर सकते हो। प्रे या विश, तो ये जो प्रार्थना करना, ये किसी को विश करने से विश यू है हैप्पी बर्थडे, या प्रे कर लो मे गॉड ब्लेस यू, ये सारे आते हैं कौन से कैटेगरी में? ऑप्टेटिव कैटेगरी में। तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया कुछ हुए, लेकिन उसको अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर में भी कुछ कुछ जो यहाँ पर लैंग्वेज की जो महारथी हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंडर में ही उसको मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बता रहा है, जैसे अगर हमें जीत की खुशी होती है तो हम उसको जाहिर करते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर हमें दुख होता है वो भी हम इमोशंस के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब सीधा सीधा बात इमोशंस, जिस सेंटेंस में इमोशन के बारे में बताया जा रहा हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? अब आता है इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ बच्चे जो होते हैं इसको ओवरलुक कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये खास चैप्टर है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्यों खास। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो मैं आपको पहले बता दूं, सब्जेक्ट मतलब जो किसी सेंटेंस का जो डूअर है, मतलब जो सेंटेंस में एक्शन को कर रहा है वही है सब्जेक्ट। एक्शन को करने वाला, जैसे ही इट्स राइस, तो ही इट्स राइस जो है, इसमें ही जो है ये काम को कर रहा है, राइस को खा रहा है, तो फिर इट्स राइस का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो ही है सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है, मतलब ही के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, जैसे ही जो है वो खाना खा रहा है, ये जो खाना खा रहा है ये पोर्शन है, ये है प्रेडिकेट। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अब मैं आपको डिटेल में जा रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ।
अब देखो, when we make a sentence, we name some person or thing and say something about the person or thing. जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम एक पर्सन या किसी चीज का नाम पहले बताते हैं, उसको पहले बता देते हैं, और फिर से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। तो उसके बाद उस व्यक्ति या उस चीज के बारे में हम कुछ बोलते हैं। जो चीज हम बोलते हैं वही है प्रेडिकेट। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, उस चीज को बताने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए किसी सेंटेंस में, और हमें कुछ ना कुछ बताना होगा उस सब्जेक्ट के बारे में, वही होता है प्रेडिकेट। जैसे देखो, हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हर सेंटेंस का दो पार्ट है। The part which names the person or thing we are speaking about, that is called the subject of the sentence. मतलब ये है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बता रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट है कि जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर हो गया? फिर से मैं बता दूं आपको, जिस पार्ट में हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति और कौन है वो वस्तु जिसके द्वारा सेंटेंस में क्रिया किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को बता दें। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो ही यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मैं अपने मन से बता रहा हूँ। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो ही के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्कूल जाता है, तो ही तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है वो सब्जेक्ट है। और वो कर क्या रहा है, क्या बताया जा रहा है उसके बारे में, गोज टू स्कूल ये बताया जा रहा है, तो ये प्रेडिकेट है। ठीक है, The subject of the sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. मतलब ये तो मतलब नॉर्मल है कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के पहले में होगा। जाहिर सी बात है, ही गोज टू स्कूल तो ही पहले है, ही इट्स राइस तो ही पहले है। ठीक है, बट ओकेशनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ प्रेडिकेट के बाद, मतलब प्रेडिकेट पहले बोल दिया गया, उसके बाद सब्जेक्ट को बोला जा रहा है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल दे दिया गया है यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल को। जैसे हियर कम्स द बस, ये देखो बस आया, तो ये जो बस है, बस आया ना, तो बस जो है ये पहले ना होकर ये आखिरी में है। ठीक है, यहाँ पर देखो, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। मतलब एडवर्सिटी जो है, विपरीतताएं जो हैं, उसके इस्तेमाल बहुत मीठे हैं। लेकिन यूज किसका हो रहा है? एडवर्सिटी का। तो एडवर्सिटी, द यूज ऑफ एडवर्सिटी स्वीट, यही तो बोला जा रहा है। तो ये जो यूज ऑफ एडवर्सिटी है ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये लास्ट में है। बताया जा रहा है कि द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, तो ये प्रेडिकेट है। लेकिन देखो ये पहले फर्स्ट में है, सब्जेक्ट ऐसा। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये कतई नहीं सोचना कि सब्जेक्ट है तो मतलब वो हर वक्त पहले ही भी जाएगा, वो बाद में भी आ सकता है ना। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब जिस सेंटेंस के द्वारा हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, या इस हिसाब से यहाँ के जो डिवीजन किए गए हैं, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस को अलग से नहीं रखा गया है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही ऑप्टेटिव सेंटेंस को रखा गया है। इसीलिए 5 चीज़ों के बारे में हम बोलेंगे कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, विश और प्रे। ये 5 चीज़ जिस सेंटेंस में किया जा रहा है वही है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर आप ले लो, सिट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। सिट डाउन, अगर कोई बोला बैठो, मतलब तुम बैठो, तुम्हें बोलना, लेकिन तुम जो है, यू जो है, यू यहाँ पर है नहीं। ये एक बात हो गया। दूसरा, थैंक यू, इसका मतलब क्या है? मतलब हियर द टू सब्जेक्ट इज यू अंडरस्टूड, थैंक यू मतलब तुम उसको थैंक्स दो। ये जो हम कभी कभी क्या होता है ना, यू को नहीं बोलते हैं,
यू को नहीं बोलते हैं क्योंकि उस सेंटेंस में जोर बढ़ाने के लिए, उसमें और भी पावर डालने के लिए, क्योंकि हम जब ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा। एक वर्ड में अगर हम एक दो वर्ड में सिमट देंगे सेंटेंस को, तो उसमें पावर क्या है, पावर एक जगह पे फोकस होता है। तो सेंटेंस को जोर डालने के लिए ऐसा हम करते हैं। जैसे हम बोलो तुम बैठो, ये थोड़ा सा पोलाइट हो जा रहा है, लेकिन बैठो अगर बोल देते हैं तो उसमें जोर पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन ऐसा मत ये सुन मत सोचने ना कि सिट डाउन बोल दिया, बैठो बोल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट को ही हमने उड़ा दिया। ऐसा नहीं, हमने सब्जेक्ट को लिखा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट उस सेंटेंस में एग्जिस्ट करता है, वो है। ठीक है, अब आते हैं कुछ ग्रामर के एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर लंबा चौड़ा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे यहाँ पर कि सेपरेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने का। तो यहाँ पर हम 1 2 3 कर देते हैं, बाकी सब आप करोगे। जैसे पहला सेंटेंस देखो, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। गीज का कैकल करना, गीज का आवाज करना रोम को बचाया। तो आप रोम तो इटली में है, आप जानती हो। तो ये जो कैकलिंग ऑफ गीज है, ये रोम को बचाया है। तो जो कैकलिंग ऑफ गीज है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेव्ड रोम ये प्रेडिकेट है। हो गया, ठीक है। दूसरा, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। बर्निंग डेक पे बॉय बैठा हुआ है, द बॉय सब्जेक्ट है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये बहुत आसान है। Tubal Cain was a man of might. Tubal Cain subject है, was a man of might predicate है। Stone walls do not make a prison. Stone walls do not make a prison. Stone walls जो है ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर predicate है। तो ये आप आसान है, कर सकते हो, बहुत मतलब मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में क्यों लाया, यहाँ ये भी कारण है। अब देखो यहाँ पर, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हार्मिट, इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, हार्मिट है इसका सब्जेक्ट। लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये है प्रेडिकेट। देखो सेंटेंस को उल्टा कर दो, ए हार्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो ये सेंटेंस का 3 पार्ट है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, लिव्स और हार्मिट, ये लास्ट में चला गया है सब्जेक्ट। तो ये चीज़ ख्याल रखना, ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट पे ये दिखाया। तो आज के लिए हम यहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे एक दिन में तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहीं पर रहने दो आज, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछना। तो आज के लिए इतना ही।